हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट है जो सिलेक्शन फेज़ 8 के फॉर्म भर चुके हैं या भरने की सोच रहे हैं, उनके मन में ये डाउट है कि जो सिलेक्शन फेज़ के पेपर होते हैं वो सीजीएल या सीएचएसएल के टाइप के ही होते हैं या इससे डिफरेंट होते हैं। और बच्चों के मन में ये भी कन्फ्यूजन है कि कैसे प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए वी हैव कम अप विद दिस कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ करते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना सेम है या कितना डिफरेंट है। एक्चुअली सी अगर ओवरऑल देखें ना, तो सिलेक्शन फेज़ के मतलब जो पेपर का पैटर्न होता है वो मोर और लेस बिल्कुल सेम है सीजीएल या सीएचएसएल जैसा ही। कुछ भी ऐसा डिफरेंस नहीं है, मेजर डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सेम ही है। तो बाकी हम अभी पेपर देखते हैं, एक प्रीवियस ईयर पेपर करके देखते हैं, फिर हमको और आइडिया लगेगा कि हाँ क्या है क्या नहीं। है समथिंग अबाउट माई सेल्फ। ये एम चंदन शुभम, और ये जो है ये मेरे मार्क्स हैं सीजीएल में और सीएचएसएल में जो अभी तक इंग्लिश के पेपर में मैंने स्कोर किया है। हम इस सेशन में पहले इंग्लिश का सेक्शन देखते हैं, उसके बाद एज़ पर नीड हम बाकी सेक्शंस के भी देखेंगे। सो ये मेरे इंग्लिश के मार्क्स हैं। ओके चलिए, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो सीजीएल या सीएचएसएल के जो प्री का पेपर होता है उसमें नॉर्मली क्वेश्चंस क्या होते हैं। वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, क्लोज टेस्ट होता है, एक कॉम्प्रिहेंशन होता है, एक पैसेज होता है उससे क्वेश्चन होते हैं, फिर एंटोसाइनो से क्वेश्चन होते हैं वोकैब वाले क्वेश्चन, और फिर एक्टिव पैसिव वॉइस नरेशन इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होता है। तो अगर जैसे जैसे आप पेपर देखते चलेंगे आपको आइडिया लगता चलेगा कि मतलब अगर आपके सामने पेपर रख दिया जाए, सीजीएल का पेपर रख दिया जाए या सीएचएसएल का पेपर रख दिया जाए और सिलेक्शन फेज़ का पेपर रख दिया जाए, तो आपको देख के आप डिफरेंस नहीं बता पाएंगे कि हाँ ये सिलेक्शन फेज़ का पेपर है या ये सीजीएल का पेपर है। इंग्लिश के पेपर में तो खास करके एक बार को मैथ्स का सेक्शन होता है तो सीजीएल थोड़ा टफर साइड पे होता है सीएचएसएल के मुकाबले, तो एक बार को आप डिफरेंस बता भी सकते हैं। इंग्लिश का सेक्शन मोस्टली मोर और लेस सेम ही रहता है, तो इसमें भी वही चीज़ है। आप जैसे पहला ही वर्ड देखें तो पहला वर्ड ही क्या है, सेलेक्ट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। हमको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। जब हम वर्ड्स देखेंगे इसमें तो पहला वर्ड है प्रोफेशन, बिजनेस, रिमाइंडर, ओकेजन। अब इसमें हमको देखना है कि क्या गलतियां हैं वर्ड्स के अंदर। पहला अगर हम देखते हैं प्रोफेशन, तो प्रोफेशन जैसे एक चीज़, जैसे हम जब प्रोनाउंसिएट करते हैं वर्ड को, अगर हम उस पर ही ध्यान दें तो कई चीज़ें तो उसी से क्लियर हो जाती है। जैसे प्रोफेशन में एफ हम बड़ी तेज़ी से बोल के निकल जा रहे हैं, लेकिन एस पे स्ट्रेस पड़ रहा है, एस पे हम ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं तो इसलिए डबल एस है। तो हम ये ध्यान देते हैं कि ओके इसकी स्पेलिंग तो सही लग रही है। बिजनेस, यहाँ पे फिर जो लास्ट वाले में एस जब हम बोल रहे हैं तो उस पर स्ट्रेस आ रहा है बिजनेस बोलने में, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ओके देयर शुड बी एन एक्स्ट्रा एस यहाँ पे, तो ये हमको एक एरर दिखाई दिया है। रिमाइंडर, रिमाइंडर में डबल एम आने की तो कोई नीड नहीं लग रही है, रिमाइंडर इज़ इनफ, रिमाइंडर ऐसा होना तो ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए रिमाइंडर भी ये डबल एम जो है यहाँ पे ये प्रॉब्लम लग रहा है। ओकेजन, ये तो ठीक लग रहा है, लाइक मतलब इसमें भी मिस्टेक सामने से बिल्कुल नहीं पता चल रही है। ये वो ऑप्शन है जहाँ आपको कन्फ्यूजन होगा। एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चंस में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ आपको दो ऑप्शंस में से, मतलब चार ऑप्शंस में तो दो आप इजीली एलिमिनेट कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ हमने बिजनेस और रिमाइंडर जो है वो इजीली एलिमिनेट कर दिया है, लेकिन जब हम ओकेजन पे आए हैं तो हमको थोड़ा डाउट हो रहा है। लेकिन इस तरीके के वर्ड में हमें खास क्या ध्यान देना है कि ओकेजन की जो स्पेलिंग होती है वो OCCASION होती है, डबल सी एंड अ सिंगल एस, ये होती है ओकेजन की स्पेलिंग। ओकेजन अगर आप इस पर थोड़ा सा स्ट्रेस करेंगे तो सी पे थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, एस पे स्ट्रेस नहीं देते, ओकेजन नहीं बोलता, मतलब ज पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, क पे थोड़ा सा है, तो इसलिए स्पेलिंग का एक तरीका है कि ओकेजन की स्पेलिंग ये होती है। तो यहाँ से हमको पता लग गया कि प्रोफेशन की स्पेलिंग में कोई इशू नहीं था, बाकी तो हम ऑलरेडी क्लियर थे कि कोई इशू नहीं है। ओकेजन की स्पेलिंग में थोड़ा सा डाउट था, लेकिन ये भी हमें क्लियर हो गया कि ओकेजन की स्पेलिंग ये है, तो हमारा सही आंसर जो है वो प्रोफेशन है। क्योंकि ये ओरिजिनल आंसर की से है तो इसलिए यहाँ पे आंसर मार्क भी है, लेकिन ओवरऑल हम पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं और उस हिसाब से आंसर देखने की कोशिश करते हैं, तो इसको डोंट माइंड इट। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेलेक्ट द वर्ड विच गिव्स द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब ये हम देख रहे हैं कि अनेबल टू बी हर्ड, यानी जो सुना ना जा सके, ऐसा कुछ मीनिंग निकलना चाहिए। अगर
हमें थोड़ा बहुत आइडिया उतना नहीं भी पता चल रहा है, तो भी हम देखते हैं कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहला जो है वो इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का तो मतलब हम ज़्यादातर को याद होगा कि इनक्रेडिबल का मतलब अनोखा, अतुल्य। जैसे पहले ऐड भी आता था इनक्रेडिबल इंडिया का, अतुल्य भारत, है ना। तो इनक्रेडिबल का मतलब सुनने से तो कोई कनेक्शन नहीं है। दूसरा वर्ड जब हम देखते हैं तो इनऑडिबल। ऑडिबल ये जो वर्ड है ये कहीं ना कहीं सुनने से ही कनेक्टेड है। आपने कई जगहों पे देखा होगा ऑडिटरी नर्व्स या ऑडिशन यानी सुनने वाले श्रोतागण, या इस तरीके से बहुत सारी चीज़ में ऑड एक रूट वर्ड है जिसका मतलब सुनने से होता है, सुनने को डिनोट करता है। तो यहाँ ये सही आंसर है। फिर भी हम आगे वर्ड्स देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक वर्ड सिमिलर होता है और एक वर्ड एग्जैक्ट मीनिंग होता है। मतलब जो है दो डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो सेम नहीं होते हैं, बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली सेम नहीं होते। कहीं ना कहीं यूसेज में या उनके एप्लीकेशन में थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस ज़रूर होता है। तो हम एक बार को क्रॉस चेक ज़रूर कर लेंगे। अगर हमें आंसर मिल भी जाता है तो भी हम ऑप्शंस पे चेक कर लेंगे, क्योंकि इनमें कई बार सिमिलैरिटीज़ होती है। खास करके आप जब सिनोनिम्स वगैरह में देखते हैं तो कई बार दो वर्ड्स काफ़ी सिमिलर से हो रहे होते हैं, दोनों अच्छी क्वालिटीज़ बता रही होती हैं या ऐसा कुछ होता है, लेकिन तो भी एक डिफरेंस होता है। तो इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब अगर आपको इससे नहीं भी समझ में आ रहा है तो एक ऐसी चीज़ होती है जो टाली ना जा सके, जिसका होना तय है, वो इनएविटेबल होता है। इनविंसिबल, जिसको हराया ना जा सके, वो इनविंसिबल है। तो हमें चारों वर्ड के मतलब अगर समझ में आते हैं तो फिर बहुत ही आसान हो जाता है इनऑडिबल। लेकिन अगर हमें बाकी तीन वर्ड के मतलब नहीं भी पता होते, लेकिन ऑड का रूट वर्ड पता होता कि ऑड जो रूट वर्ड है उसका क्या मतलब है, तो हम इनऑडिबल की मीनिंग निकाल सकते थे बहुत ईजिली। तो यहाँ इसका आंसर करेक्ट हमें पता लग गया कि सेकेंड वन है। नाउ एज वी गो बिलो, तो सेलेक्ट द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ फिर से ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो करेक्ट स्पेलिंग वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, जब स्पेशली थोड़ा यहाँ पे दिख रहा है आपको कि कॉम्प्लिकेटेड से वर्ड है और ये थोड़ा आता भी है। इसमें याद करने के अलावा ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। इवन वो लोग जो यूज़ करते हैं, मतलब यूजुअली प्रैक्टिस में है इंग्लिश की, उनको भी ऐसे वर्ड्स में कन्फ्यूजन हो सकता है। इवन आई गेट कन्फ्यूज इन दीज वर्ड्स। तो जैसे कि सकम्ब, अब यहाँ फिर वही चीज़ है कि अगर आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे कि प्रोनाउंसिएट कैसे कर रहे हैं तो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू। सकम, अगर हम स्पेलिंग बनाते हैं इसकी सकम, तो हम देख रहे हैं कि हम सी पे फोकस कर रहे हैं, यू पे फोकस करने का कोई मतलब नहीं बन रहा है यहाँ पे। सकम, सी पे डबल फोकस है, तो सी की स्पेलिंग डबल यानी डबल सी स्पेलिंग में आता है, यू सिंगल सिंगल आते हैं और बाकी सेम है। तो सकम की स्पेलिंग में जब हम यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ SUCC तक तो ठीक है, लेकिन यू 2 बार रिपीटेड है, तो इस वजह से यहाँ ये गलती है। तो ये हमें पता लग गया कि गलत है। इंट्रीग जब हम देखेंगे तो इंट्रीग की स्पेलिंग यही होती है, आने देंगे। अब नॉक्शियस, अब नॉक्शियस का मतलब कोई बहुत बुरी चीज़, लाइक मतलब कोई किसी की हरकतें अगर बहुत ही बुरी हो, इतनी डेविलिश टाइप, तो वो उसको अब नॉक्शियस बोलते हैं। अब ऑब्नॉक्शियस में तो वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि कहीं मतलब ऑक्शियस ऐसा सा आ रहा है ना, ऑक्सस तो नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे आई नहीं है, आई मिसिंग है, तो उसकी वजह से। तो अगर आप प्रोनाउंसिएट करेंगे तो आपके लिए याद करना भी आसान हो जाता है। तो व्हेनेवर जब भी आप ऐसे इंग्लिश पढ़ते हैं या गूगल पे बहुत इजी है, यू कैन फाइंड ट्रांसलेशन, आपको वहाँ से बहुत आसान हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन सीखना। तो यूज़ दैट। जैसे आप कोई भी वर्ड नया जब आप वोकेबुलरी याद कर रहे हैं, उसमें भी स्पीकर का ऑप्शन होता है, स्पीकर पे ऑन करके फिर उसको सुनिए। ऐसे आपके दोनों तरफ से काम आता है, मतलब आपके ओरली भी हो जाता है और ऑडिटरी भी हो जाता है, तो आपको याद ज़्यादा रहता है। तो ऑब्नॉक्शियस की स्पेलिंग हमें पता लग गई है। मतलब लेट मी टेल यू कि ऑब्नॉक्शियस की स्पेलिंग जो है वो होती है ऑब्नॉक्शियस। यहाँ आई आता है जो यहाँ पे मिसिंग था, और क्योंकि ये मिसिंग था तो ये भी गलत है। जब हम ऑसिलेट का वर्ड ढूंढते हैं तो ऑसिलेट तो सही लग रहा है, ऑसिलेट, लेकिन यहाँ पे भी जब आप ध्यान देंगे तो ऑसिलेट, यहाँ एल वर्ड जो है वहाँ पे हमारा फोकस ज़्यादा रहता है, स्ट्रेस पड़ता है, तो इसीलिए ऑसिलेट डबल एल आता है, यहाँ पे हम डबल एल यूज़ करते हैं। ये पता लग गया कि ये गलत था, ये गलत था, इसमें आई मिसिंग था, इसमें डबल एल नहीं था, इसमें डबल यू नहीं था, और हमारा सही वर्ड जो है वो इंट्रीग आ जाता है। अभी तक आपको ये चीज़ तो क्लियर हो ही गई होगी कि आपको जब CGL या CHSL के पेपर आप दे के आते हैं
तो आपको यही चीज़ें मिलती हैं, बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं, बिल्कुल इसी तरीके की करेक्ट स्पेलिंग या ये मिलती है। देयर इज़ नो सरप्राइज़ कि अगर सेम वर्ड, जैसे ये सकम वर्ड जो है, यही सेम वर्ड सीजीएल के पेपर में आ गया हो एक साल और सिलेक्शन फेज़ के पेपर में आ गया हो किसी और साल या किसी और फेज़ वाले पेपर में, तो कुछ भी ऐसा घबराने की चीज़ नहीं है कि सिलेक्शन फेज़ पता नहीं क्या चीज़ है, क्या नई चीज़ है। सेम ही है, पैटर्न बिल्कुल सेम होता है इसका। ओके, अब हमारा जो सबसे पहले हम प्रिपेयर करते हैं जब हम इंग्लिश प्रिपेयर करने जाते हैं, तो क्योंकि मेंस में 47 सीजीएल, एसएससी सीजीएल में हमारा 47 मार्क्स आता है एक्टिव पैसिव से और इनडायरेक्ट डायरेक्ट वॉइस से, वॉइस और नरेशन से। तो इस दोनों सेक्शन से क्योंकि हमारा 47 मार्क्स आता है, तो हम सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हम टारगेट भी करते हैं कि 47 में से हमको कम से कम 45 लाने हैं, 45 प्लस, 43 प्लस, क्योंकि ऐसे टारगेट होता है। तो ये तो मतलब ईजियर साइड पे है। यू गेव द कार्ड टू हर 2 days अगो, है ना, ये क्वेश्चन है। ऑप्शंस क्या क्या है? द कार्ड हैड बीन गिवन टू हर बाई यू 2 days अगो। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन करें तो एक जो मेरा तरीका रहता है, इससे दिमाग में पहले ही सेंटेंस बना लेते हैं, है ना, और फिर उससे ऑप्शन मिलाते हैं तो काम फास्ट हो जाता है। अब लिखना नहीं होता है लेकिन बना लेते हैं। जैसे यू गेव द कार्ड टू हर 2 days अगो, तो यहाँ पे द कार्ड मेन ऑब्जेक्ट एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो टू हर का फ्रेज़ है ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। चेंज क्या होता है? चेंज होता है वर्ब, वर्ब। ये जो गेव है ये चेंज होता है। फॉर्म क्या होती है? तो पहले हम ऑब्जेक्ट ला देते हैं जो ऊपर में था, पहले ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद V3 की फॉर्म आ जाती है, फिर टू हर जो यहाँ पे प्रपोजिशन और वो लग रहा है वो है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। अब बाकी तो जो फ्रेज़ है 2 days अगो, वो 2 days अगो एज इट इज़ रह जाएगा, इसमें कोई चेंज करने की बात नहीं। तो ये हम ऑप्शंस के थ्रू देख रहे हैं, लेकिन ये हमें पहले से पता होता है, ये हम सॉल्व करके ले आते हैं, इस कंक्लूजन पे पहुँच जाते हैं। अब हम देखते हैं कि गलतियाँ कहाँ होती हैं, कहाँ पे चांसेस हैं। द कार्ड हैड बिन गिवन, हैड बिन क्यों नहीं होगा? द यू गेव द कार्ड, मतलब सिंपल पास्ट है यहाँ पे, सिंपल पास्ट गेव। क्या देख रहे हैं कि सिंपल गेव है ना, तो गेव से हैड लगाने का तो कोई तुक नहीं, क्योंकि परफेक्ट में तो है नहीं। जब परफेक्ट होता है, हैड होता है, तो फिर हैड बिन गिवन हो सकता है। अभी यहाँ पे सिंपल पास, तो सिंपल पास से हम सीधा वॉज गिवन कर देंगे, है ना। इज गिवन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन पास्ट में है, तो फिर सब हम तो सिर्फ वॉइस चेंज कर रहे हैं, तो इसको पास्ट प्रेजेंट मतलब टेंस बदलने का तो कोई मतलब नहीं है। हैज़ के साथ भी वही सीन है कि हैज़ जो है वो प्रेजेंट है, तो हैड का मतलब पास्ट का हैज़ कैसे हो जाएगा। तो इट वाज सिंपल। मूविंग ऑन। अब ये देखिए, सिंपल एक ईडीएम पूछ लिया है। ईडीएम भी आते रहते हैं, मतलब सीजीएल सीएचएसएल में एक मतलब प्री में 1 या 2 ईडीएम तो आता ही है एक। तो ईडीएम क्या पूछा है? रोल अप योर स्लीव्स। रोल अप योर स्लीव्स का मतलब होता है कि टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग, लाइक मतलब फॉर अ टफ टास्क मेनली उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। तो रोल अप योर स्लीव्स। ऑप्शन देखते हैं। टेक केयर टू कीप दिस शर्ट क्लीन। ये तो मतलब लिटरल मीनिंग टाइप का हो गया ना, जो कि ऑब्वियसली नहीं होगा। ईडीएम पूछ रहा है आपसे लिटरल मीनिंग, तो वैसे भी नहीं पूछा, लिटरल मीनिंग भी ये नहीं होगा, लेकिन ये नहीं है। कीप हैंड्स फ्री वाइल ईटिंग। ऑफकोर्स लाइक ये तो वो चीज़ें हैं कि जो आप ऑप्शन देख के रिजेक्ट कर सकते हैं कि हाँ यार ये ऑप्शन तो नहीं होता है। किस ईडीएम का मतलब होगा कि अपना हाथ फ्री रखो खाते वक्त। वॉश योर हैंड्स अप टू द एल्बो, लाइक बहुत डिस्टेंस पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कोई मीनिंग हो। तो इसके तो खैर ऑप्शन भी मतलब फेवरेबल नहीं थे, तो उस हिसाब से ऑप्शन भी एक ही लगता है। कई बार ईडीएम्स वगैरह में ये हो जाता है कि आपको लग सकता है कि कोई ऑप्शन, कि इस ऑप्शन के होने के चांसेस हैं, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस के, तो वहाँ पे यू हैव टू चेक। बेसिकली यहाँ आपको दिख रहा है सिंपल, अगर हम सिर्फ ऑप्शन रिजेक्शन भी करें तो भी हमको पता लग जाता है कि गेट रेडी टू डू समथिंग डिफ़िकल्ट, यानी प्रिपेयर होना, स्टार्ट करना है कुछ, तो उसके लिए प्रिपेयर होने के लिए रोल अप योर स्लीव्स। ओके, मूविंग ऑन। अप्रोप्रिएट सिनोनिम, ठीक है, मतलब बताना है बेसिकली, तो मतलब हम चेक कर लेते हैं। मैमथ, मैमथ का मतलब होता है मतलब वेरी बिग, ह्यूज। अब इसके क्या क्या सिनोनिम यानी मतलब सिमिलर मीनिंग वाले हो सकते हैं। मीनिंगफुल, जिसका कोई सेंस बनता हो, नहीं यार। इनॉर्मस, यस ह्यूज से रिलेटेड है, सिमिलर है, हो सकता है, इनॉर्मस हो सकता है। सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब होता है अकेलापन,
जैसे जेल वगैरह मूवीज़ में देखा होगा आपने, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देते हैं जहाँ वो अकेले एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, दैट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, यानी अकेले बंद कर देना। तो सॉलिटरी का मतलब अकेलापन। सॉलिटरी ये वर्ड भी जो है एक रूट वर्ड है, जिससे भी बहुत सारे वर्ड बनते हैं। सॉलिट्यूड होता है, सॉलिटरी है, और भी चीज़ें हैं। मोमेंटेरली, क्षणिक। तो क्षणिक तो फिर मैमथ का कोई मतलब नहीं, मतलब कोई रिलेशन नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है, मोमेंट पता होगा, मोमेंट से मोमेंटरी बना है, सॉलिटरी थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि क्या मतलब है, मीनिंगफुल तो जनरली पता होता है। तो यहाँ पे भी आप वही है, अगर आप थोड़ा सा ऑप्शन कैंसिल मतलब वो करेंगे कि ऑप्शन में फ़िल्टर आउट करेंगे क्या नहीं हो सकता है, तो यूल रीच द राइट आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। थोड़ा सा एक्टिव रहना होगा बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ पर्सन हु वॉक्स अराउंड इन हिज और हर स्लीप। ओके, ये क्वेश्चन है जो मतलब याद करते हैं जब वोकेबुलरी, तो ये क्वेश्चन जो भी याद किए हुए बच्चे उनको तो पता होता है कि हाँ इसका क्या होता है। ये दीज आर लाइक सम ऑफ द मोस्ट फेवरेट आस्क्ड क्वेश्चंस भी हैं, ये आते रहते हैं इस तरीके के सवाल। लेकिन जो याद नहीं करते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरीके के सवाल। और इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, मुझे नहीं लगता कि आप अगर नहीं पता है आपको तो आप ऑप्शन से रिजेक्ट कर पाएंगे इसको। पहला ही ऑप्शन देख लेते हैं, शॉविनिस्ट। शॉविनिस्ट का क्या मतलब होता है? चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा अग्रेशन होना। जैसे अगर कोई पेट्रियाटिक है तो उसको लेके बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, हालांकि इसका एक अलग वर्ड है। अगर मतलब सुपर नेशनलिस्ट है कोई तो उसको जिंगोइस्ट बोलते हैं। सिमिलरली अलग अलग चीज़ों के अलग अलग वर्ड हैं। शॉविनिस्ट वर्ड जो मेनली आपने सुना होगा मेन स्ट्रीम में जो चलता रहता है, मेल शॉविनिस्ट बोलते हैं, यानी उसको मेल डोमिनेशन की विचारधारा को बहुत अग्रेसिवली कैरी करना, कि लाइक अगर जेंडर रोल्स के लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना कि लड़कों का काम ये है, लड़कियों का काम ये है। अगर कोई ये चीज़ कर रहा है तो वी कैन कॉल हिम मेल शॉविनिस्ट, एंड दिस इज़ यूज्ड एज अ नेगेटिव वर्ड। बहुत कॉमनली सुनते होंगे आप, लाइक अगर इफ़ यू हैपन टू लिसन टू दिस डिस्कोर्स। somnambulist, नाउ एज वी आर टॉकिंग अबाउट द मीनिंग, तो वो बता दूं कि somnambulist इज द राइट आंसर, जिसका मतलब होता है पर्सन हु वॉक्स अराउंड इन हिज और हर स्लीप। तो अगर किसी को नींद में चलने की बीमारी है तो विल कॉल हिम somnambulist। वेंट्रिलिकिस्ट, वेंट्रिलिकिस्ट कौन है? ये आपने कॉमेडी का एक वर्जन है जहाँ पे एक बंदा है और वो अपने साथ एक पपेट रखता है या कोई डमी रखता है, और वो ऐसे प्रिटेंड करता है वो अपने मुंह से भी आवाज़ निकालता है और अपने ही मुंह से आवाज़ निकालता है अपनी भी, जैसे वो बात कर रहा हो वो पपेट से बात कर रहा हो, और वो पपेट का भी मुंह चलाता है अपने हाथ से, एंड देन ही प्रिटेंड्स कि पपेट बोल रहा है और वो पपेट्स की भी लाइन वही बोलता है। तो जो ये आर्टिस्ट होते हैं इनको वेंट्रिलोक्विस्ट बोलते हैं। मिसोजिनिस्ट, आर नेक्स्ट वर्ड। मिसोजिनिस्ट भी आजकल बहुत कॉमन है। मिसोजिनिस्ट इज बेसिकली विमेन हेटिंग पर्सन, क्योंकि विमेन हेटिंग तो विमेन ही विमेन को हेट करें, दैट्स अ बिट डिफिकल्ट, तो इसलिए बेसिकली इट्स यूज फॉर मैन। लेकिन मिसोजिनिस्ट का मतलब जो बेसिक मतलब उसमें कहीं मैन नहीं आता है। मिसोजिनिस्ट का मतलब होता है वन हु हेट्स वुमेन, या इस तरीके की का एटीट्यूड रखना या इस तरीके के बिलीव्स रखना जहाँ आप विमेन को डिमीन करते हैं, जहाँ आप उनको लिमिट करते हैं, तो उस तरीके की थॉट्स को भी हम मिसोजिनी कहते हैं। लाइक जैसे अगर कोई कहता है कि लड़कियों को काम नहीं करना चाहिए, प्रोफेशनल स्फीयर में लड़कियों का क्या काम है, तो दैट्स मिसोजिनी, है ना। तो यू शुड नो हाउ वर्ड्स आर यूज, ऐसे आपके लिए याद रखना भी ईजी हो जाता है। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू हियर समवन सेइंग थिंग्स लाइक दीज, यू शुड नो, या तो आप सामने से कह दें उनको या ना कहें क्योंकि झगड़ा हो सकता है, तो उस केस में आप अपने मन में बोल सकते हैं कि ओके ही इज़ अ मिसोजिनिस्ट, ओके नाउ व्हाट इज़ टॉकिंग अबाउट, दिस इज़ कॉल्ड मिसोजिनी, है ना। सो नाउ वी गॉट ऑल द 4 वर्ड्स, so now since we know all the meanings, so somnambulist was the right answer. Moving ahead, fill in the blanks with the most appropriate words. सारे क्वेश्चन आपको देखे देखे से लग रहे होंगे, सारे सेम क्वेश्चंस आते हैं CGL में, सेम क्वेश्चंस आते हैं CHSL में, सेम तरीके के क्वेश्चन स्टेनो में और CPO के पेपर में भी आते हैं, तो पैटर्न लेवे के वही है, कुछ खास डिफरेंस है नहीं। ओके, सो मूविंग अहेड, द यंग रिक्रूट। अब इसमें देखना होगा कि कौन सा वर्ड सबसे सूटेबल है यहाँ के लिए। तो द यंग रिक्रूट इज़ डायनामिक एंड इज श्योर टू बी एंड डैश टू द ऑर्गेनाइजेशन। एंड डैश यहाँ क्या डाल सकते हैं, तो हम देखते हैं कि एक क्वालिटी बता रहा है कि जो यंग रिक्रूट है
किसी एक बंदे की बात हो रही है, अगर अब यहाँ पे अगर एक बंदे की बात नहीं होती, जनरल बात हो रही होती, तो यंग रिक्रूट सीधा लिखते हैं, लेकिन क्योंकि द लगा है, हम यहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है हम किसी पर्टिकुलर बंदे के बारे में बात कर रहे हैं कि द यंग रिक्रूट इज़ डायनेमिक। डायनेमिक मतलब अपने स्वभाव में बहुत डायनेमिक है, फिक्स नहीं है, मतलब ये नहीं है कि नहीं मैंने तो बर्तन नहीं धोना है, मतलब कोई भी काम मिले आई विल डू इट, आई विल ट्राई टू डू द बेस्ट ऑफ इट। तो इज़ डायनेमिक एंड इज़ श्योर टू बी एंड डैश टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ से हम सिर्फ वर्ड फिलअप नहीं कर सकते, हमको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या है। श्योर टू बी एन एग्जाम्पल टू द ऑर्गेनाइजेशन, नहीं एग्जाम्पल नहीं यहाँ पे सही हो सकता, किसी भी सूरत में सही नहीं हो सकता, तो एग्जाम्पल नहीं होगा। इंस्टेंस सिमिलर मीनिंग ही है, फॉर इंस्टेंस, जैसे एग्जाम्पल के लिए जैसे हम बोलते हैं उसी तरीके से हम फॉर इंस्टेंस भी बोलते हैं। ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेटिव में आप डाउट खा सकते हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिव का क्या मतलब है। ऑल्टरनेटिव भी ये यहाँ जो ऑल्टर का वर्ड है, सी व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश यू शुड कीप इन माइंड कि आप सिर्फ बहुत सेक्शनल होकर काम नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि जब आप फिल इन द ब्लैंक्स देख रहे हैं तो बस आप फिल इन द ब्लैंक्स में ध्यान दें। जब आप ऑल्टरनेटिव देखेंगे तो ऑल्टर एक रूट वर्ड है। ऑल्टर का मतलब टू चेंज समथिंग। जब हम किसी चीज़ में कोई चेंज लाते हैं, है ना, किसी चीज़ को थोड़ा बदलते हैं, उसके किसी फॉर्म में या शेप में या नेचर में जब कोई बदलाव आता है उसको हम ऑल्टर रूट है। तो जब भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ऑल्टर ईगो, अगर आपने नॉर्मल लुई पढ़ी है तो उसमें ये वर्ड देखा होगा ऑल्टर ईगो, या वैसे भी हो सकता है याद किया होगा। तो ऑल्टर वर्ड जहाँ पे भी लगता है दैट सजेस्ट अ चेंज, दैट सजेस्ट एन ऑल्टरनेटिव, यानी इसके अलावा कुछ और जो कहीं ना कहीं इसके जैसा हो लेकिन कुछ चेंजेस हो। तो ऑल्टरनेटिव टू द ऑर्गेनाइजेशन नहीं। अगर यहीं पे किसी और की बात होती कि जैसे अगर हम यहाँ ऐसे बात करते कि राकेश इज़ अ डायनेमिक पर्सन और डायनेमिक पर्सन एंड इज श्योर टू बी एन ऑल्टरनेटिव टू सुरेश या कोई और, एन ऑल्टरनेटिव टू राम, तो ये चीज़ हम कर सकते थे, ये तब आ सकता था। लेकिन हम जब ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो कोई बंदा ऑर्गेनाइजेशन का ऑल्टरनेटिव नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता कि हम ऑर्गेनाइजेशन के जगह किसी बंदे को यूज़ कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं होगी। ओके, लास्ट ऑप्शन क्या है? लास्ट है एसेट। एसेट का मतलब एक तरीके से इसका मतलब होता है संपत्ति, लेकिन एक तरीके से जो इसका एसेंस है इस वर्ड का वो ये है कि काम आने वाली चीज़। तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो द यंग रिक्रूट है बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया, लेट मी क्लियर इट अ बिट। है ना, तो तो एसेट की तरह काम आ सकता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही वुड बी एन एसेट। एक होता है कि कोई इतना गंदा एम्प्लॉई है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइबिलिटी हो जाए, यानी इसको पालना अपने आप में एक टेंशन हो गई है, उस एम्प्लॉई को रखना एक टेंशन है कि वो जितना काम करता नहीं उतना काम बिगाड़ देता है। लेकिन इफ़ यू हैव अ डायनेमिक एम्प्लॉय टू योर ऑर्गेनाइजेशन विथ योर ऑर्गेनाइजेशन तो ही वुड बी एन एसेट टू योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्लियर है। मूविंग अहेड देन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो सबसे पहले तो हमें वर्ड का ही मतलब पता होना चाहिए, तब तो हम उसका एंटोनिम बता पाएंगे, यानी ऑपोजिट वर्ड बता पाएंगे। तो डिपिक्ट, द वर्ड इज़ डिपिक्ट। डिपिक्ट का क्या मतलब होता है? दर्शाना। जैसे हम किसी बुक में बात करते हैं कि हाउ द कैरेक्टर हैज़ बीन डिपिक्टेड इन हिज बुक, हाउ ही डिपिक्टेड हिम। तो इस तरीके से मतलब डिपिक्ट का मतलब ये होता है कि हम कैसे किसी चीज़ को, किसी पर्सन को दर्शाते हैं। अब हम एंटोनिम देखते हैं। रीऑर्डर, दोबारा ऑर्डर करना, रीऑर्डर, चीज़ों को या तो वापस से अरेंज करना, या तो इसका ये मतलब हो सकता है, या किसी चीज़ को दोबारा से ऑर्डर करना। डिपिक्ट दर्शाने से कोई रिलेशन नहीं है इसका, ना सिमिलैरिटी में ना ऑपोजिट में। स्लाइस, स्लाइस या तो ब्रेड जैसे किसी चीज़ की स्लाइस बोलते हैं, एप्पल स्लाइस या ब्रेड स्लाइस, या किसी चीज़ को स्लाइस करना, स्लाइस इज़ अ वर्ब एज वेल। तो स्लाइस करना मतलब काटना, स्लाइस इज़ अ नाउन एज वेल। जहाँ आप स्लाइस ऑफ ब्रेड इज़ अ नाउन, लेकिन स्लाइस
टू स्लाइस समथिंग इट इज़ अ वर्ब। रिमूव, स्लाइस भी कोई मतलब नहीं बनता ना, काटने का तो कोई रिलेशन, डिपिक्ट का मतलब शो करना है। तो कोई ऐसी चीज़ जो शो ना करे, तो शो ना करे तो क्या करे, छुपाए। छुपाए रिमूव तो नहीं होता है। रिमूव, अब आप बोल सकते हैं कि रिमूव छुपाना होता है, रिमूव हटाना होता है, छुपाना नहीं होता है। रिमूव कोई चीज़ हटा दी जाए। रिमूव जैसे किसी को हमने पद पे बिठाया किसी पोस्ट पे, दूसरे बंदे ने इसको हटा दिया तो ही वॉज रिमूव्ड। टेबल पर कोई पेन रखी थी, द पेन वॉज रिमूव्ड, पेन वहाँ से हटा दी गई, छुपाया नहीं दी गई, द पेन वॉज रिमूव्ड। तो यहाँ पे रिमूव वर्ड का यूज़ करेंगे। तो डिपिक्ट अगर दर्शाना है तो हाइड छुपाना है, दैट्स आर करेक्ट वर्ड। ठीक है, तो इट्स ईजी एज वेल। नेक्स्ट हम चलते हैं स्कॉन। स्कॉन, अब यहाँ पे ये क्या सजेस्ट कर रखा है कि स्कॉन आपको एज अ वर्ब लेना है, एज अ एडजेक्टिव नहीं, एज अ नाउन नहीं, एज अ वर्ब लेना है। स्कॉन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को इन्फीरियर समझने की फीलिंग है ना, जिससे उसे आप एक तरीके से बहुत इन्फीरियर समझते हैं, तो वहाँ इस फीलिंग को स्कॉन बोलते हैं। ठीक है, अब हेट का मतलब नफ़रत करना, यहाँ पे पूछा है एंटोनिम। अगर यहीं पे साइनोनिम पूछा होता तो हेट यहाँ पे एक ऑप्शन बन सकता था हमारे लिए। और दिस इज़ अ वेरी लाइक हार्श वर्ड, मतलब है, इट्स अ स्ट्रॉन्ग वर्ड, मतलब स्ट्रांगली किसी चीज़ को कंडेम करना या उस तरीके की चीज़। तो एंटोनिम पूछा है यानी ऑपोजिट इन मीनिंग, तो मतलब अगर इट्स अ हार्श वर्ड तो ऑपोजिट मीनिंग यानी कुछ अच्छी चीज़ होगी। हेट, हेट तो नहीं है, सिमिलर ओनली। रेडिक्यूल, रेडिक्यूल का मतलब मजाक उड़ाना। तो ऑब्वियसली किसी चीज़ को अगर आप डिस्गस्ट करते हैं, डिसडेन करते हैं, तो उसको आप रेडिक्यूल भी करेंगे। इट्स नॉट ऑपोजिट। प्रेज, किसी चीज़ की तारीफ़ करना। नाउ व्हेन सम वर्ड सजेस्ट कि किसी चीज़ के लिए आपके अंदर बहुत इन्फीरियर फीलिंग है, तो आप उसकी तारीफ़ तो नहीं करेंगे। तो प्रेज़ करना यानी आप उसको बेहतर समझते हैं, आप उसको अच्छा समझते हैं, तो प्रेज़ करना इज़ द करेक्ट एंटोनिम ऑफ दिस वर्ड। इमिटेट एक और वर्ड है जो हो सकता है ऑप्शन, है ना, लेकिन इमिटेट का मतलब होता है नकल करना, किसी चीज़ की नकल करना। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी डू नॉट हैव द डैश फैक्ट्स। ओके, ये फिर से फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश फैक्ट्स टू बी एबल टू टेक एनी डिसीजन इन द मैटर। तो इस मैटर में डिसीजन लेने के लिए वी डू नॉट हैव द डैश फैक्ट्स, मतलब हमारे पास इतने फैक्ट्स नहीं हैं। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि सही फैक्ट्स नहीं है, पर्याप्त फैक्ट नहीं है, ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। तो हम देखते हैं कि क्या है इंटेंस। इंटेंस का क्या मतलब होता है? इंटेंस मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मतलब किसी चीज़ के लिए बहुत स्ट्रांगली फील करना, ये चीज़। इंटेंस लव, इंटेंस हेट्रेड, इंटेंस गेम, जब बहुत अग्रेसिव गेम चल रहा होता है, बिल्कुल ऐसे कट टू कट गेम चल रहा होता है, तो इंटेंस का यूज़ करते हैं। परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट इज़ परफेक्ट, कोई चीज़ जब परफेक्ट स्टेट में है तो वो परफेक्ट है। सो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो वही वाली सीन। एक्सट्रीम क्या है? एक्सट्रीम इज़ किसी चीज़ की लिमिट तक जाके, मतलब इफ़ आई से कि इट इज़ एक्सट्रीमली बैड, तो मतलब इट इज़ एज बैड एज इट कुड बी, मतलब इतना गंदा है कि इससे गंदा क्या ही होगा। इट्स एक्सट्रीमली बैड, इट वॉज एन एक्सट्रीमली अमेजिंग एक्सपीरियंस, तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। लाइक जब आप किसी चीज़ को, सुपरलेटिव है एक तरीके से ये, कि जब आप किसी चीज़ को सबसे सुपीरियर दर्जा देते हैं तब आप एक्सट्रीम वर्ड का यूज़ करते हैं। अब अगर हम फैक्ट्स की बात करें, फैक्ट्स इंटेंस काय को होंगे, फैक्ट्स एक्सट्रीम काय को होंगे, फैक्ट परफेक्ट काय को होंगे। फैक्ट तो फैक्ट होते हैं, फैक्ट्स आर जस्ट फैक्ट्स, दे आर एक्यूरेट, यानी एक्यूरेट फैक्ट है। तो अगर हमारे पास एक्यूरेट फैक्ट होते तो हम डिसीजन ले सकते थे, हमारे पास नहीं है। ये सेंटेंस का मतलब ये है कि हमारे पास सही फैक्ट्स नहीं हैं, जितने फैक्ट्स रिक्वायर्ड हैं उतने नहीं हैं, तो यहाँ पे सही ऑप्शन एक्यूरेट है। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। सेलेक्ट द वर्ड विद द इनकरेक्ट स्पेलिंग। अब फिर से यहाँ पे स्पेलिंग का सीन आ गया। पहला वर्ड जो है, अब यहाँ पे क्या है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में लाइक आई ऑफन डू द मिस्टेक्स एंड यू शुड ऑल्सो बी केयरफुल, आप भी मिस्टेक्स कर सकते हैं। इनकरेक्ट स्पेलिंग पूछिए, जिसकी इनकरेक्ट स्पेलिंग है, यानी बाकी तीन की स्पेलिंग सही होगी, है ना। हम जब स्पेलिंग देखेंगे तो हम साथ में मीनिंग भी देखते चलेंगे, हमारे लिए काम आसान हो जाता है।
आगे इस तरीके से हमें वर्ड का कलेक्शन मिलता है ना। वैसे हम सोचते रहते हैं कि अब और कहाँ से वर्ड्स आएंगे, और कहाँ से वर्ड्स आएंगे, यहाँ से वर्ड्स आएंगे, मॉक टेस्ट से वर्ड्स आते हैं, आपके प्रीवियस के क्वेश्चन से वर्ड्स आते हैं। तो चैरिटेबल का मतलब होता है जो दानी है, जो दान करता रहता है, तो ही इज़ अ चैरिटेबल पर्सन। चैरिटेबल का मतलब दान से है, चैरिटी से है। सो चैरिटेबल वर्ड गलत तो नहीं लग रहा है, कुछ भी गलत नहीं लग रहा है इसमें। चैरिटेबल जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही लिखा हुआ है। बेनेवलेंट यहाँ कन्फ्यूज़न हो सकती है क्योंकि ये तो वर्ड ही बहुत लोगों को नहीं पता। कई बार आई ऑफन टेंड टू फॉरगेट दीज वर्ड्स, लेकिन ठीक है। बेनेवलेंट का मतलब होता है व्हेन यू हैव अ गुड इंटेंशंस, लाइक वेल मीनिंग चीज़ें हैं। मतलब अगर जैसे किसी ने कोई कंपनी खोली लेकिन उसका मकसद वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना नहीं हो, उसने एनजीओ की तरह खोला है उस चीज़ को, नॉन प्रॉफिट, इट इज़ सपोज टू प्रोवाइड समथिंग। तो बेनेवलेंट इज़ वेल मेंट, जिसको अच्छे इंटेंशन से शुरू किया गया हो, दैट्स बेनेवलेंट। ऑनररी, अब यहाँ पे गड़बड़ा गई। ऑनररी का वैसे मतलब ये होता है कि ऑनररी का मतलब होता है जब आपको न्यूज़ में आता होगा कि शाहरुख खान को, अक्षय कुमार को डिग्रीज दी जा रही हैं, पीएचडी की डिग्री मिल गई। लाइक 2008 में अक्षय कुमार को विंडसर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की पीएचडी की ऑनररी डिग्री दी गई थी। तो बेसिकली उनने वहाँ जाके पढ़ाई नहीं की थी। नॉर्मली आपको क्या करना होता है, 3 से 5 साल लगते हैं पीएचडी करने में, लेकिन जब आप ऑनररी डिग्री मिलती है तो एक तरीके की उपाधि दी जाती है जिसके लिए आपने वो ड्यू कोर्स नहीं अपनाया जो उसका एक नॉर्मल कोर्स है। आपको वो उपाधि बिना उस ड्यू कोर्स के दी गई हो तो ऑनररी कहलाती है। ऑनररी की स्पेलिंग जो होती है वो होती है HONORARY, है ना। तो दिस इज़ ऑनररी। ओके, तो वो मिसिंग है तो यही गलत है। बट नेक्स्ट देख लेते हैं वॉलंटरी यानी जो आपने खुद अपनी स्वेच्छा से करते हैं, ये आप या कोई और। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी जो आपका मन करे वो आप कंट्रीब्यूट करें। वॉलंटरी एक्टिविटीज़ जैसे हम वॉलंटरीली पेड़ लगाने गए, कोई वॉलंटरीली कोई विटनेस निकल के आ जाता है, तो दैट्स वॉलंटरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इनडायरेक्ट वाई डिड यू लीव द डोर ओपन, शी आस्क्ड हर हस्बैंड। हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले तो ये शी आस्क्ड हर हस्बैंड है, ये पहले चला आएगा, तो पहले चला आया। उसके बाद इसको कनेक्ट करते हैं, दैट क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जैसे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो जब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं तो यहाँ पे 2 कंडीशन आता है, जब WH वर्ड से नहीं हो रहा है स्टार्ट और जब WH वर्ड से हो रहा है स्टार्ट। दिस इज़ नहीं, दिस इज़। तो जब ये होता है तो हम इफ़ लगाते हैं, वेदर लगाते हैं, और जब WH से स्टार्ट होता है तो हम WH वर्ड ही रखते हैं। तो यहाँ पे शी, तो यहाँ पे दैट वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। बाकी 3 ऑप्शन में वाई है, वाई रहने देंगे। वाई डिड यू लीव द डोर ओपन, शी आस्क्ड हर हस्बैंड वाई डिड ही लीव द डोर ओपन, ये नहीं होगा। वाई ही हैड लेफ्ट द डोर ओपन, हम यहाँ पे चेंजेस करते हैं यहाँ के हिसाब से। तो जब हमारा इस फ्रेज़ में सिंपल पास्ट यूज़ किया गया, वाई डिड यू लीव द डोर ओपन, सिंपल पास्ट है, कंटिन्यूस तो है नहीं, हैड लग नहीं रहा है, तो परफेक्ट कंटिन्यूस भी नहीं है, परफेक्ट भी नहीं है, तो सिंपल पास्ट है। तो जब सिंपल पास्ट का यूज़ किया गया है तो हम इसको कन्वर्ट करके क्या बनाते हैं, इसको हम कन्वर्ट करके पास्ट परफेक्ट बनाते हैं, है ना। तो पास्ट परफेक्ट अगर हम यहीं से देख लें तो यहाँ पे डिड यूज़ हुआ है, यहाँ पे भी हैड नहीं है, हैड आना चाहिए जब यहाँ पे सिंपल पास्ट है, और जब हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनको इनडायरेक्ट में तो यहाँ पे हैड आना चाहिए। तो शी आस्क्ड हर हस्बैंड व्हाई ही हैड लेफ्ट द डोर ओपन। सो इफ़ यू नो द रूल्स तो एक ही ऑप्शन आपको करेक्ट ही लगेगा, बाकी हर ऑप्शन में आपको मिस्टेक्स दिख गई हैं। सो सिंपल क्वेश्चन। चलो मूविंग एड, पास द बक। नाउ दिस इज़ एन इडियम। पास द बक का क्या मतलब है, पास द, लेट्स सी फ्रॉम ऑप्शन, टेक मनी फ्रॉम समवन। नाउ इंग्लिश में हम बक को एज अ मनी का सिनोनिम यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड लाइक हाउ मेनी बक्स डू यू हैव, लाइक आई ओनली हैव 10 बक्स। ये बहुत नॉर्मल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे पास द बक, एक तो इडियम का ओरिजिनल मतलब होता है ना, जो है वही है
लेकिन इस इन केस हमें नहीं आता है एंड वी वांट टू फिगर आउट कि क्या मतलब हो सकता है, तो उस केस में आप कैसे देख सकते हैं, या कई बार आप कंफ्यूज होते हैं कि कहीं ये तो नहीं है। लाइक मैनी अ टाइम जब व्हेन आई यूज टू गिव पेपर, तो यही चीज़ होती है, सामने ये ऑप्शंस आ जाते हैं एंड देन आई गेट कंफ्यूज, लेकिन फिर ऐसे ऑप्शन से देखते हैं और कई चीज़ें रिजेक्ट होने लगती हैं फिर। तो टेक मनी फ्रॉम समवन दैट वुड नॉट बी पास द बक, पास मतलब पास करना किसी चीज़ को। ब्लेम समवन फॉर व्हाट यू डिड रॉन्ग, नाउ दैट्स समथिंग दैट लुक्स लाइक इट। तो पास द बक मतलब कुछ पास करना, तो ब्लेम पास करना, दैट कुड बी वन ऑप्शन। गिव मनी टू समवन एल्स, ओके, अगर मनी की बात है तो पास कर रहे हैं यहाँ पे भी। आस्क फॉर सम हेल्प फ्रॉम अ फ्रेंड, नाउ अगेन दैट डजंट मेक एनी सेंस, लेकिन ये बस एक मतलब एक्सट्रीम केस में ये वाला तरीका यूज़ करो। वैसे यू शुड नो कि पास द बक का मतलब होता है टू ब्लेम समवन फॉर योर ओन डूइंग, फॉर योर ओन रॉन्ग डूइंग एक्चुअली, है ना। चलिए, सिंपल क्वेश्चन। नाउ दीज आर लाइक सिंपल idioms, you should know them. Okay, next question. Select the most appropriate synonym of the given word. This shouldn't be difficult. You determined, आपको पता है, you all are preparing students, you should be determined towards your goal. तो determined का मतलब होता है जो बिल्कुल निश्चित है कि ये करना है मुझे, अपने एम को लेके बिल्कुल अड़िग है, वो होता है डिटरमाइंड। नाउ विलिंग जो है ये इसके सिमिलर ही है, लेकिन ये इसका लाइटर वर्ड है, लाइटर वर्जन है। यानी डिटरमाइंड इज़ वेरी पैशनेट, पैशन इज इन्वॉल्व। विलिंग में वो चाहता है, लाइक एवरीबडी इज़ विलिंग टू बी समवन, लेकिन वो ही इज़ नॉट पैशनेट, एटलीस्ट नथिंग इज टॉक्ड अबाउट द पैशन एस्पेक्ट, तो यहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। अग्रीड, जो मान जाए, दैट इज़ नॉट डिटरमिन्ड। अग्रीड का मतलब जब कोई प्रपोजल था, ही अग्रीड टू इट, तो इज़ नॉट डिटर्मिन्ड टू डू इट, ही इज़ जस्ट अग्रीड टू इट, किसी और के प्रपोजल, इट्स साउंड्स पैसिव। रिजॉल्व, रिजॉल्व के दो मतलब होते हैं वैसे तो रिजॉल्व, और इसलिए यू कैन गेट कन्फ्यूज। रिजॉल्व का मतलब ये होता है जब कोई डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए, तो डिस्प्यूट भी रिजॉल्व होता है। और दूसरा मतलब ये होता है जब आप यू आर रिजॉल्व टू डू समथिंग, सेम मतलब है दोनों का, कि व्हेन यू हैव डिसाइडेड डेफिनेटली कि ये तो करना ही है, देन यू आर रिजॉल्व। जैसे इंडिया के प्रीएम्बल में यूज़ हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हेयर बाई सोलेमली रिजॉल्व, तो हम ये प्रण लेते हैं एक तरीके से, इसका ये मतलब। रेडी, रेडी का मतलब तैयार होना, अगेन लाइक इसका एक लाइटर फॉर्म है, तो सिनोनिम में ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, विलिंग कंफ्यूजिंग हो सकता है, और हो सकता है आपको रिजॉल्व का अगर ये मतलब पता होगा तो यू कैन गेट कन्फ्यूज देयर, तो यू माइट गेट कन्फ्यूज एंड यू मे गो विथ विलिंग या रेडी, लेकिन ये मतलब नहीं होता इसका। सो इसका ध्यान रखेंगे एग्ज़ाम टाइम में भी, पढ़ने के टाइम में भी। ओके, नाउ वो पार्ट जिनकी इंग्लिश स्ट्रेंथ है उनके लिए सबसे ईजीएस्ट पार्ट, और जिनकी इंग्लिश वीक है उनके लिए सबसे हार्डेस्ट पार्ट, क्योंकि फ्रेजेस तो आप याद कर लेते हैं, आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर लेते हैं, आप वोकैब याद कर लेते हैं, लेकिन जब कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आता है, जब आप क्लोज टेस्ट का पार्ट आता है, तो उसमें दे आर टू मच एस्पेक्ट्स वर्किंग टुगेदर, तो हम वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो इसको करने के लिए यू शुड अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, इसके लिए यू शुड डेवलप अ रीडिंग हैबिट, ठीक है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क गॉट इट्स नेम इन 1957 आफ्टर जिम कॉर्बेट, द फेमस नेचुरलिस्ट एंड फोटोग्राफर। तो यहाँ पर तो सिंपल है, आपको मतलब समझ में आ रहा है कि ये नेशनल पार्क है, इसका नाम 1957 में पड़ा, और किसके नाम पे पड़ा, जिम कॉर्बेट के नाम पे पड़ा, हु इज़ अ फेमस नेचुरलिस्ट एंड फोटोग्राफर। नेचुरलिस्ट यानी नेचर लवर, एंड फोटोग्राफर ऑब्वियसली यू नो। नाउ डैश इज़ इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क एंड बियॉन्ड डाउट डैश मोस्ट अट्रैक्टिव पार्क इन इंडिया। अब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, जब हम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आके हम अचानक से कुछ और तो बात करने नहीं लगेंगे, तो हम मल्टीपल में नहीं जाएंगे, दीज में क्यों करेंगे, दीज इज़ प्लूरल। देयर की क्यों बात करेंगे, देयर मतलब वहाँ, उसके बारे में क्यों बात करेंगे। विच, यू कैन गेट कन्फ्यूज इनटू दिस एंड विच इज़ बेसिकली विच इज़ इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क, ये आपको लग सकता है कि यहाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ ध्यान दो क्यों विच नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप के बाद एक नया सेंटेंस शुरू हुआ है, जबकि विच जो है इट्स अ कंजंक्शन। जब दो सेंटेंस होंगे, दो फ्रेज होंगे, उसको कनेक्ट करना होगा, तो हम विच का, दैट का,
यूज़ कर सकते हैं। जब हमको यहाँ पे नया सेंटेंस शुरू करना है तो वी वुड यूज़ दिस या इस तरीके का अदर प्रोनाउंस। सो नाउ दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क एंड बियॉन्ड डाउट डैश मोस्ट अट्रैक्टिव पार्क इन इंडिया। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे डैश मोस्ट अट्रैक्टिव पार्क इन इंडिया, डैश मोस्ट पे क्या आएगा? तो ओके, आर्टिकल्स पूछा है, ए है, एन है या द है या वन है। पहले तो ये देखें, द फर्स्ट नेशनल पार्क एंड बियॉन्ड डाउट वन मोस्ट अट्रैक्टिव पार्क इन इंडिया, कोई चांस ही नहीं, वन लगने का तो कोई चांस ही नहीं। बाकी दोनों आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल्स कौन से यूज़ होते हैं? हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं, मोस्ट का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्क। और जब सुपरलेटिव डिग्री यूज़ होती है तो क्या यूज़ होता है? इसके साथ द आर्टिकल यूज़ होता है। ओके, तो दिस इज़ इजी क्वेश्चन। अगर आपको ये चीज़ पता है, नहीं पता है, यू विल गेट कन्फ्यूज्ड, यू लूज मार्क्स। ओके, मूविंग अहेड, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक 3। सो नाउ कहाँ तक है हम? दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल पार्क एंड बियॉन्ड डाउट द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्क इन इंडिया। ठीक है, सेंटेंस सेंस बना रहा है। द पार्क इज़ लोकेटेड dash the foothills of the Himalayas. Now the park is located, अब यहाँ पे कौन सा प्रपोजिशन लगाएंगे? over the foothills, over the foothills, पहाड़ों के ऊपर। अब तो और ऊपर हो जाता है, अब above the sky हो जाता है। on, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी होती है, टेबल के ऊपर, पेन ऑन द टेबल हो सकता है ना। तो ऑप्शन ही इन बचता है कि द पार्क इज़ लोकेटेड इन द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज़, हिमालय की फुट हिल्स में। अब यहाँ पे प्रपोजिशन तो पहले ही लगा रखा है, ऑफ लश ग्रीनरी एंड अनइवन माउंटेन्स। तो यहाँ पे और क्या होगा? ओके, तो एडजेक्टिव बता रखा है। अब यहाँ पे क्या क्या लगा सकते हैं? ऑफ द हिमालयाज़, इन द टॉप ऑफ लश ग्रीनरी, ये तो सूट ही नहीं कर रहा है। इन द हायर ऑफ लश ग्रीनरी, नो, डजंट मेक सेंस। In the bottom of lush greenery, that like sounds like a joke. In the midst of lush greenery. Now the last question of this comprehension passage, ranging dash about 13,000 feet to nearly 4,000 feet. अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे एक रेंज बता रहा है, और रेंज जो है ये अगर हमको ऑप्शन ना भी दिया हो तो भी हमें पता होना चाहिए कि कहीं से कहीं तक, फ्रॉम टू, यही इसका एक तरीका है कि अगर आपकी किसी रेंज की बात हो रही है, हिज फीवर वॉज रेंजिंग फ्रॉम 102 डिग्रीज़ टू 105 डिग्रीज़। विथ रेंज के साथ यूज़ नहीं होता, ऑन रेंज के साथ यूज़ नहीं होता, टू रेंज के साथ ऑलरेडी टू जो है वो सेकंड पार्ट होता है, पहला पार्ट क्या होता है? फ्रॉम। सो दैट दिस इज़ द राइट आंसर। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन। नाउ दिस वन इज़ अ बिग कॉम्प्रिहेंशन, और ये प्रॉपर कॉम्प्रिहेंशन है। मतलब पिछले वाला क्लोज टेस्ट था जहाँ आपको पॉइंट्स में आंसर करने थे, यहाँ पे पहले आपको पूरा कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना होगा, उसको समझना होगा। हम देख लेते हैं कि एक तेज़ी से पढ़ के देखते हैं कि क्या चल रहा है। प्लूटो वॉज फर्स्ट फाउंड नियरली अ सेंचुरी अगो इन 1930। इन 2006 Pluto, scientists told us should no longer be called a planet but instead a dwarf planet. So 2006 में प्लूटो बताया ऐसे साइंटिस्ट ने। नाउ सी ऑब्जर्व कि हाउ कॉमा हैज़ बीन यूज्ड हियर इन 2006 कॉमा, लेट मी डिलीट इट हियर। इन 2006 प्लूटो साइंटिस्ट टोल्ड अस। अब अगर कोई नॉर्मल बंदा लिख देगा इतनी सारी कॉमा लगा के तो लोग कहेंगे कि इसको लिखना ही नहीं आता, बट ऐसा नहीं है, वी कैन यूज़ इट लाइक दिस। सो 2006 में प्लूटो जैसा साइंटिस्ट ने हमें बताया कि शुड नो लॉन्गर बी कॉल्ड अ प्लैनेट बट इंस्टेड अ ड्वार्फ प्लैनेट। तो अब इसको प्लैनेट का नहीं बोलना चाहिए हमें, इसको हमें ड्वार्फ प्लैनेट बोलना चाहिए। आगे देखते हैं क्यों भाई। इज़ प्लूटो प्लैनेट और नॉट? क्वेश्चन मार्क। इन 2006 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन कंसिडर्ड द कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन व्हाट इज़ अ प्लैनेट। तो 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जो है इस क्वेश्चन को कंसिडर किया कि प्लैनेट होता क्या, इट्स अ कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन। सम मून्स लाइक जुपिटर्स मून गैनीमेड आर लार्जर दैन द प्लैनेट मर्क्यूरी। जुपिटर का एक मून है, गैनीमेड बोल लेते हैं फिलहाल के लिए इसको। इट्स अ मून ऑफ जुपिटर, जैसे हमारा मून है उसी तरीके से अलग अलग प्लैनेट के अलग अलग मून्स हैं। तो उसका जो ये एक मून है इट इज़ इवन लार्जर दैन प्लैनेट मर्क्यूरी।
तो यू गेट इट कि क्यों हम मरकरी को तो प्लैनेट बोल रहे हैं, जबकि इससे बड़ी चीज़ जुपिटर का मून गैनीमेड, और उसको हम मून बोल रहे हैं, उसको हम प्लैनेट नहीं बोल रहे हैं। एंड सम ऑब्जेक्ट्स लाइक एरिस हैव नेवर बीन नोन एज प्लैनेट्स डिस्पाइट बीइंग वेरी नियरली एज लार्ज एज प्लूटो। एक और कोई ऑब्जेक्ट है, एरिस है, स्पेस में, हमारे सोलर सिस्टम में, विच इज़ लाइक साइज जिसका प्लूटो के बराबर ही है, मोर और लेस, लेकिन हम उसको कभी भी प्लैनेट नहीं बोलते। सो व्हाट मेक्स अ प्लैनेट अ प्लैनेट? प्लैनेट को प्लैनेट हम बोलते कब हैं? द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन केम टू अ डिसीजन दैट वुड अनॉय प्लूटोज फैंस इवन अ डिकेड लेटर। यानी एक ऐसा डिसीजन पे आए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन वाले, जो प्लूटो के फैंस हैं, प्लूटो यानी प्लूटो प्लैनेट, जब उनको लगता था कि प्लूटो प्लैनेट बोलना चाहिए, उनको आज भी वो हॉन्ट करता है, उनको आज भी वो अनॉय करता है ना, परेशान करता है। द अग्रीड ऑन अपडेटेड क्राइटेरिया, उन्होंने क्राइटेरिया अपडेट किया और उस पर अग्री किए कि टू क्लासीफाई एज अ प्लैनेट एन ऑब्जेक्ट मस्ट ऑर्बिट द सन, यानी डायरेक्टली ऑर्बिट द सन, यानी ये हमारा सन है और इसके अराउंड ऑर्बिट्स में अलग अलग प्लैनेट घूम रहे हैं। तो किसी प्लैनेट को प्लैनेट कहे जाने के लिए इसको इस ऑर्बिट में घूमना ज़रूरी है। नाउ मून्स के साथ क्या सीन है? ये मून है, अगर मान लीजिए ये अर्थ है और ये अर्थ का मून है, तो मून इज़ बेसिकली रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। नाउ एज अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो मून इज़ बाय डिफ़ॉल्ट रिवॉल्विंग अराउंड द सन एज वेल, लेकिन इसका जो बेसिक पॉइंट है जहाँ के अराउंड ये रिवॉल्व करता है वो अर्थ है, मून नहीं है, सॉरी सन नहीं है, अर्थ है। तो क्राइटेरिया में क्या है कि एन ऑब्जेक्ट मस्ट ऑर्बिट द सन एंड नॉट अनदर प्लैनेट, ओके। एंड तो मून के क्राइटेरिया डिसाइड हो गए। एंड इट मस्ट बी मैसिव इनफ फॉर इट्स ग्रेविटी टू हैव पुल्ड इट इनटू अ रफली स्फेरिकल शेप, और इतनी ग्रेविटी कम से कम, जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता है ना, लाइक स्पेस में बहुत अलग अलग साइज़ का ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत छोटे हैं, बहुत मिनिएचर ऑब्जेक्ट्स भी हैं, एंड दे आर जस्ट रिवॉल्विंग अराउंड। तो जब किसी चीज़ जैसे अर्थ की ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ इज़ अ ह्यूमंगस बॉडी राइट, तो जो इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि इसने इसको पुल करके स्फेरिकल शेप दे दिया है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी हम उसके कोर में मानते हैं, सेंटर में मानते हैं, तो सेंटर से हर चीज़ को पुल करके लगभग यूनिफॉर्म दूरी पे ला दिया है। तो इसको अगर हम यहाँ पे देखें कि इफ़ समथिंग इज़ अ स्क्वायर या रेक्टेंगल, तो ये दूरी और ये दूरी का डिफरेंस बहुत है, लेकिन जब हम अर्थ की दूरी में देखते हैं तो ये दूरी थोड़ी ज़्यादा है इसके मुकाबले, मतलब ये दूरी ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर आप रिलेटिव टर्म्स में बात करें तो, ओके। तो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि उसकी ग्रेविटी ने उसको स्फीयर बना दिया हो। अब इतने सारे ये फैक्ट्स हम एग्ज़ाम में याद नहीं करेंगे, हम एग्ज़ाम में बस कॉम्प्रिहेंशन पढ़ेंगे। नाउ सिंस वी आर स्टडिंग, तो आई एम जस्ट टेलिंग यू एक्स्ट्रा फैक्ट्स। Okay, so massive enough for its gravity to have pulled it into a roughly spherical shape, no problem for Pluto there. अब यहाँ पे प्लूटो के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्लूटो इज़ स्फेरिकल शेप एंड प्लूटो इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर प्लूटो. Unfortunately, there is another qualification for planet status. To be a planet, an object must be large enough to have cleared the path of its orbit of other debris orbiting the sun. मतलब क्या है कि जैसे कोई प्लैनेट है, ये मर्करी है, यहाँ अर्थ है, ऐसे जो प्लैनेट्स हैं ना, ये जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, इस ऑर्बिट में कोई डेब्री नहीं है. कुछ ऐसा हुआ कि इसने अपना रास्ता साफ कर दिया. जैसे अगर हाथी चलेगा रोड पे तो उसके रास्ते में कोई चीज़ें नहीं आएंगी और जो आएगा वो जाएगा. तो सिमिलरली तो प्लैनेट इतने बड़े होने चाहिए कि वो अपने डेब्री को साफ़ कर दें. ये ना हो कि कोई इतना बड़ा डेब्री पड़ा हुआ उसके रास्ते में कि उसी को अंडरमाइन कर रहा है. To be a planet, an object must be large enough to have cleared the path of its orbit of other debris orbiting the sun. Unlike the 8 planets, the International Astronomical Union now recognizes Pluto hasn't managed that. Checking every box except one means that Pluto can't be considered a true planet. तो बाकी जो 8 प्लानट हैं, प्लूटो उनकी तरह ये मैनेज नहीं कर पाता है. उसकी ऑर्बिट में डेब्री है पड़ी हुई जिनको वो अभी तक रिमूव नहीं कर पाया है. So that's why it cannot be considered as a true planet. Now instead it's classified as a dwarf planet along with Eris and other large objects. तो ऐसे जो large objects हैं हमारे सोलर सिस्टम में उनको हम एज अ dwarf planet कंसिडर करते हैं, not like full planets. और कौन कौन से large objects हैं? Ceres,
Haumea and Makemake, I don't know, Makemake, I don't know what it is. The ranks of the dwarf planets may grow over time too. यानी डॉग प्लैनेट का रैंक जो है, अब जैसे कल को अगर प्लूटो ने अपनी डेब्री क्लियर कर दी, या कोई और है जिसको आज तक हम प्लैनेट के नाम से जानते नहीं क्योंकि इतनी ज़्यादा डेब्री है, लेकिन उसने अपनी डेब्री क्लियर कर दी, या वो किसी से कोलाइड होकर उसका साइज सही हो गया, तो उसको हम बाद में उसका रैंक अपग्रेड भी कर सकते हैं. वी कैन कॉल इट अ प्लैनेट आफ्टरवर्ड्स. Since they are relatively small and usually very distant, scientists believe we haven't found all of them yet. तो बहुत सी ऐसी सारी चीज़ें हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पे हैं और हम अभी तक उनको डिस्कवर नहीं कर पाए. तो क्योंकि हमने उनको डिस्कवर नहीं किया है, तो बाद में अगर कोई चीज़ पता लगती है कि अच्छा ये भी एक है जो हमारे सन का ही रिवॉल्व कर रहा है, इसी के ऑर्बिट में घूम रहा है, तो विल डिक्लेयर देम अ प्लैनेट लेटर. But don't feel too bad for Pluto. In 2015, the New Horizons spacecraft sent us the most detailed pictures. New Horizons इसने जो है हमें ज़्यादा डिटेल में पिक्चर्स भेजी हैं और डेटा भेजा है अबाउट प्लूटो, और ये अब तक की सबसे डिटेल्ड पिक्चर्स हैं. इसमें व्हाट वी फाउंड दैट द ड्वार्फ प्लैनेट हैज़ जियोलॉजिकल फीचर्स वी हैडंट इमेजिन्ड. यानी इस छोटे से प्लैनेट में, जिसको हम ड्वार्फ प्लैनेट यानी बोना प्लैनेट बोलते हैं, इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स हैं, जियोलॉजिकल फीचर्स क्या होता है? माउंटेन रेंजेस, रिजेस, दीज आर जियोलॉजिकल फीचर्स जो हमने कभी इमेजिन भी नहीं किए थे. ऐसे ऐसे जियोलॉजिकल फीचर्स हैं जैसे टावरिंग माउंटेन्स, आइस रिजेस, वास्ट स्मूथ एरियाज ऑफ कार्बन मोनोक्साइड आइस. तो ये चीज़ें हैं. तो हो सकता है कि आगे चल के हम इसको और वी माइट कंसिडर इट अगेन. ओके, सो सिंस अब हमने ये फ्रेज पैसेज पूरा पढ़ लिया है, नाउ विल कम टू द क्वेश्चंस. दिस पैसेज इज़ मेनली अबाउट, किस चीज़ के बारे में था ये पैसेज? तो वॉज इट अबाउट रिवाइजिंग आवर डेफिनेशन ऑफ प्लूटो, रिकैलकुलेटिंग द डिस्टेंस ऑफ प्लूटो? डिस्टेंस की तो कोई बात ही नहीं हुई है यहाँ पे, डिस्टेंस तो कोई क्राइटेरिया भी नहीं था. तो रीनेमिंग सम प्लैनेट्स लाइक प्लूटो, नहीं, ये उसकी बात तो नहीं हुई थी. प्लैनेट्स तो हम मान ही नहीं थे ना प्लूटो को, हम ये मान रहे हैं कि प्लैनेट्स क्या हैं और उनको रीनेम नहीं कर रहे हैं, हम उनके क्राइटेरिया डिसाइड कर रहे हैं वापस से. तो ये भी नहीं. Understanding how Pluto was formed, it was never a part of our conversation above, so this is also not. So only right option is this, revising our definition of Pluto, क्योंकि हमने ये कंसिडर किया था कि should Pluto be considered as a planet. Question number 22. Pluto was classified as a dwarf planet because its gravity does not exert a pressure on its surface. ऐसा कुछ नहीं था. सो इट्स ग्रेविटी डज नॉट एक्सर्ट अ प्रेशर ऑन इट्स सरफेस. करता है तभी तो स्फेरिकल शेप हो गया. सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन. इट डिड नॉट ऑर्बिट द सन एंड हैव अ मून. इट डिड ऑर्बिट द सन. इट हैज़ नॉट क्लियर द पार्ट्स ऑफ इट्स ऑर्बिट. हाँ, यही तो मैं पता लगा था कि जो एक कारण जिस वजह से प्लूटो को हम प्लैनेट नहीं मानते हैं, बिकॉज वो अपने ऑर्बिट का जो डेब्री है उसको क्लियर नहीं कर पाया था. दिस इज़ द राइट आंसर. इट वॉज डिस्कवर्ड ओनली अ सेंचुरी अगो. हाँ, लेकिन दिस इज़ नॉट अ क्राइटेरिया. दिस वॉज नेवर अ क्राइटेरिया ड्वार्फ प्लैनेट के. Which of the following is not a criteria for giving a planet's status? क्या वेट क्राइटेरिया है? यस, वेट क्राइटेरिया था ना कि वेट कम से कम इतना होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से स्फेरिकल हो चुका. साइज़ क्राइटेरिया था? यस, साइज़ वाज अ क्राइटेरिया. ऑर्बिट क्राइटेरिया था? बिल्कुल था. लेकिन क्या क्राइटेरिया नहीं था? डिस्टेंस क्राइटेरिया नहीं था, क्योंकि हमने लास्ट लाइन में क्या देखा कि अगर कोई ऐसा रिलेटिवली स्मॉल एंड यूजुअली वेरी डिस्टेंस ऐसा कुछ होगा तो उसको हम बाद में क्राइटेरिया उसके बदल भी सकते हैं, है ना. अब यहाँ पे क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज. कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? तो सम डॉग प्लैनेट्स कैन हैव जियोलॉजिकल फीचर्स दैट सपोर्ट लाइफ. इस बारे में तो ऊपर कोई बात हुई हो ऐसा याद नहीं है कि लाइफ के बारे में कोई बात हुई है, तो इसको हम मतलब नॉट ट्रू नहीं बोल सकते हैं यहाँ पे. वी हैव नॉट फाउंड ऑल द ड्वार्फ प्लैनेट्स येट. यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि लाइफ का चर्चा तो ऊपर कहीं हुआ नहीं है लाइफ के बारे में, तो यू कैन गेट कन्फ्यूज. तो लेकिन ये नॉट ट्रू नहीं है क्योंकि इसके बारे में बात ही नहीं हुई है. और यहाँ लिखा हुआ कि नॉट ट्रू, मतलब जो डेफिनेटली लिखा हुआ हो कि सही नहीं है. वी हैव नॉट फाउंड ऑल द ड्वार्फ प्लैनेट्स येट.
यहाँ पे हमने देखा ही ऊपर कि हमने सारे ड्रॉ प्लांट्स नहीं पाए हैं अभी, अगर जब हमको मिलेंगे तो हम उसके ऊपर और काम करेंगे। तो ये तो ट्रू है स्टेटमेंट, दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ नॉट ट्रू। वंस क्लासिफाइड अ प्लानट कैन नॉट बी रीडिफाइंड। अब ये देखो ऊपर हमने क्या देखा था, यहाँ पे द रैंक ऑफ द ड्वार्फ प्लैनेट्स मे ग्रो ओवर टाइम टू। तो यानी ये तो नॉट ट्रू है, हम रैंक चेंज कर सकते हैं। ओके, सो दिस शुड बी आवर राइट आंसर। लेकिन लेट्स चेक द लास्ट ऑप्शन एज वेल। टिल 2006 अ बिग ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम वाज कंसिडर्ड अ प्लैनेट। इसके बारे में अगेन इस तरीके की कोई बात नहीं हुई है, तो हम इसको नॉट ट्रू नहीं मान सकते, ट्रू भी नहीं मान सकते, इसलिए हमारा नॉट ट्रू वाला सही आंसर हो जाएगा। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज द राइटर क्लासीफाई एज ऑब्जेक्ट्स। किस चीज़ को राइटर ने एज अ ऑब्जेक्ट बात किया है। ऑप्शन में से थोड़ा नज़र मार लेंगे, ऐसे हमें ढूंढने में आसानी हो जाती है। हमने देखा कि मरकरी वगैरह तो ऐसे प्लैनेट है, तो और कहाँ ऑब्जेक्ट की बात हुई है। ह्यूमिया, सीरियस, मेक यहाँ हम कन्फ्यूज़ हुए था ना कि इनके नाम क्या है पता नहीं। एंड हमने ऊपर से देखना शुरू किया कि कहाँ कन्फ्यूज़ हुए थे। यहाँ हमने देखा कि along with Eris and other large objects that's our keyword like Ceres, Haumea and Micmac. Maybe Micmac, maybe I don't know why and maybe I don't know what, लेकिन ये जो भी है तो ये ऑब्जेक्ट से बात हुई है। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा कि आपको वर्ड्स चुनने होंगे और ये वर्ड्स आपको ऑब्जेक्ट चुनने आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो यू शुड सी दिस कि कौन कौन से वर्ड्स यहाँ पे ऑप्शन में आए हैं। आपने देखा कि अब यहाँ से नाम मैच कर लेंगे, सेरेस, होमिया एंड मेकमेक, होमिया, सेरेस एंड मेकमेक। सो दिस इज़ आवर राइट ऑप्शन। नाउ एज वी सॉ कि ये ग्रेजुएशन लेवल का पेपर था, मतलब ये पेपर हायर सेकेंडरी नहीं था, 10th क्लास नहीं था, लेकिन वी सी कि इसमें कुछ एज सच बहुत डिफ़िकल्ट कुछ नहीं था। जैसा अगर आप CGL CHSL का पेपर देते हैं तो यू कुड कॉल इट एनी नॉर्मल पेपर एंड यूल फाइंड इट लाइक दिस ओनली। So this was it for this video. Thank you.